विपक्ष के हाथ में एक तरह से वो कुंजी लग गई है, जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव के स्तर पर ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि वास्तविक स्तर पर भी उन्होंने बहुत कमजोर बना दिया है। जवाब देते नहीं बन रहा है मोदी जी को। ये जो सरकार है और पार्टी कितनी बुरी तरीके से डरी हुई है कि साहब जुमला जी बोल दिया तो उस पर एफआईआर कर दी। न राहुल गांधी डर रहे, न राहुल गांधी की पार्टी डर रही है, न राहुल गांधी की टीम डर रही, न तेजस्वी यादव डर रहे, न अखिलेश यादव डर रहे। कौन डर रहा है इनसे? जो सामान्य पत्रकार है वो भी खुल करके बोल रहा है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई हम लेके चलेंगे कारवां आगे तेजस्वी यादव का। तो अब तो यहाँ उल्टा पड़ गया था। अब भाजपा वाले अब कोई दूसरा टोटका करेंगे। अभी मोदी साहब की स्थिति क्या है? वो जो गुब्बारा फुलाया गया था गोदी मीडिया के द्वारा, उसकी हवा निकल चुकी है पूरे तरीके से। और राहुल गांधी को देखिए बुलेट पर आते हुए धूम मचाले, धूम बज रहा था। मोदी जी का समय अब समाप्त हो रहा है। राजनीति में 75 साल के हो रहे हैं, उन्हें तो सितंबर में रिटायर्ड हो जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा रोज नए नए कमाल कर रही है। भले ही गोदी मीडिया आपको ना बताए कि किस तरीके से पूरा विपक्ष एकजुट होकर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब लोगों के घर घर तक पहुंचाने में पूरी तरह से सफल दिख रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये वोट चोरी का मामला अब सिर्फ एक दो राज्यों तक सीमित नहीं रहा, इसने बहुत तूल पकड़ लिया है। जनता अब ये समझ चुकी है कि जिस राजा को देश ने नकारा वो बार बार आखिर कैसे गद्दी पर बैठा है। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत सर हैं। आज विस्तार से बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। रविकांत सर, विपक्ष जो नैरेटिव लोगों तक पहुंचाना चाहता था इस वोटर अधिकार यात्रा के जरिए, वो तो शुरुआती दिनों में ही पहुंचाता हुआ दिख रहा है। वो मैसेज पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। अब आगे क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष के द्वारा और खास करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के जरिए इस मुद्दे ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और ये पहला मुद्दा है जो जिसमें मास अपील है, क्योंकि सीधे बुनियादी अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। हर व्यक्ति के लिए वोटिंग राइट चिंता का विषय है। और जिस तरह की धांधलियां सामने आई हैं, राहुल गांधी ने जो एक्सपोज किया है चीजों को, कर्नाटक के एक विधानसभा का उदाहरण दे करके, और उस पर चुनाव आयोग ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे तो और ज्यादा लोगों को विश्वास हो गया कि राहुल गांधी बात सही कह रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ खेल कर रहा है। अब ये खेल तो पूरे तौर पर एक्सपोज हो गया है। मुझे लगता है कि और उसके बाद राहुल गांधी ने जो काम किया बिहार में अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ। ये रैलियां और ये इस तरह की यात्रा तो होनी चाहिए था चुनाव के ठीक पहले, लेकिन राहुल गांधी दरअसल पूरे देश को मैसेज देना चाहते थे और इसे एक देशव्यापी आंदोलन बनाना चाहते थे कि वोट चोरी का जो मामला है वो केवल एक राज्य में सीमित नहीं है। ये लोकसभा में भी चला, उसके पहले भी, और पिछले बिहार के विधानसभा चुनाव में भी ये खेल हुआ था। तो इसलिए ये पूरा देशव्यापी आंदोलन बना। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा रीच हासिल हुई। और जो समानांतर मीडिया है उसने जिस तरह से इसको कवरेज किया और राहुल गांधी की पूरी यात्रा को दिखाया, वहां जो मुद्दे उठ रहे हैं उनको दिखाया, उससे ये सामान्य लोगों तक, गांवों तक, कस्बों तक ये मुद्दा पहुंच गया है। अब आपने जो सवाल पूछा कि अगला स्टेप क्या, जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस इसे अपना बुनियादी मुद्दा बनाने जा रहा है। इसके पहले इंडिया अलायंस में चाहे लीडर को लेकर के बातचीत हुई हो या एजेंडा को लेकर के बात हुई हो, जैसे कास्ट सेंसस पर विभाजन हुआ था इंडिया अलायंस में, नीतीश कुमार के चेहरे पर विभाजन हुआ था, लेकिन यह पहला मुद्दा है जिस पर इंडिया अलायंस के सभी राजनीतिक दल, चाहे वो आपके महाराष्ट्र में शिवसेना हो, शरद पवार हो, या इधर तेजस्वी यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक, ये सारे लोग एक साथ हैं। तमिलनाडु से लेकर के और केरल तक वो तमाम बातें हो रही हैं। वो निकल करके सबूत ढेर सारे आ रहे हैं कि केरल में एकमात्र सीट जो बीजेपी ने जीती थी उसमें भी घपला हुआ था, फर्जी वोटर्स के जरिए वो चुनाव जीता गया था। तो इंडिया अलायंस को अब ये एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और वो मुद्दा है लोगों के वोटिंग राइट को बचाने का। और इसी से जुड़ता है लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा, इसी से जुड़ता है संविधान को बचाने का मुद्दा, जो मुद्दा लोकसभा चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब जो लोग ये कह रहे थे प्रज्ञा जी, और मेरे मन में भी ये सवाल था कि चूंकि संविधान बचाने का मुद्दा लोकसभा चुनाव में उठ गया है,
और ये आगे विपक्ष इस मुद्दे को कैश नहीं करा पाएगा। लेकिन राहुल गांधी का ये जो कदम है, उसने संविधान बचाने के मुद्दे को और बड़ा कर दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी संविधान बचाने का मुद्दा अभी पूरे तरीके से मजबूत होकर के उभरेगा और विपक्ष के हाथ में एक तरह से वो कुंजी लग गई है, जिसके जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव के स्तर पर ही नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि वास्तविक स्तर पर भी उन्होंने बहुत कमजोर बना दिया है। जवाब देते नहीं बन रहा है मोदी जी को। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है संडे के दिन, लेकिन जवाब कौन दे रहा था तब तक? बीजेपी दे रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को नहीं कह पा रहे हैं, वो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है उसमें सरकार की क्या मिली भगत है। जो आरोप लग रहे हैं उस आरोप पर वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले चुनावों में, चाहे वो 26 में बंगाल का चुनाव हो, 27 में यूपी का चुनाव हो या और दूसरे राज्यों के चुनाव है, उसमें ये मुद्दा केंद्रीय मुद्दा होगा विपक्ष का, और एक जन आंदोलन के रूप में इस मुद्दे को उभार करके भारतीय जनता पार्टी को पूरे तरीके से घुटनों के बल बिठाने की तैयारी चल रही है विपक्ष। अच्छा, अभी ही दिखाई दे रहा है कि किस तरह का खौफ है, किस तरह का डर है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने यह बात कहती है कि बीजेपी डर रही है और डरने की वजह से एफआईआर करवा रही है। तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर करवाई गई और उस पर तेजस्वी यादव बड़ा खुलकर बोले हैं। उन्होंने कहा कि हम झुकने वालों में से नहीं है, हम डरने वालों में से नहीं है, और उनको बीजेपी को बड़ा चैलेंज किया तेजस्वी यादव ने। आश्चर्य तो इस बात का है कि किस शब्द पर एफआईआर हुई है। जुमला जी का मतलब, आप रोज जुमला बोले। अमित शाह ने कहा था अगर साहब तो 15 लाख का जुमला था, और उस शब्द पर एफआईआर हुई। अभी ये भी एक नैरेटिव चल रहा अंदर खाने, एक पॉलिटिकल गॉसिप हो सकती है कि वोट चोर जैसे शब्द को उपयोग करने से राहुल गांधी पर कोई देशद्रोह का मुकदमा हो सकता है, लेकिन ये चल ही रहा है, ये है नहीं। तो ये जो सरकार है और पार्टी कितनी बुरी तरीके से डरी हुई है कि साहब जुमला जी बोल दिया तो उस पर एफआईआर कर दी। और ये बीजेपी को भी मालूम है, बाकी हम लोगों को भी मालूम है कि तेजस्वी यादव पर इस बिना पर एफआईआर करने का क्या मतलब है। कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ये डराया किसको जा रहा है? और ये भी ध्यान रखिएगा प्रज्ञा जी, ये देश गांधी को अपना राष्ट्रपिता कहता है, वो गांधी जिन्होंने कहा था कि जो डर है वो दरअसल कायरों का होता है। कायर डर पैदा करते हैं। कभी जो उत्साही लोग होते हैं, जो वीर होते हैं, हिम्मत, वो डराते नहीं है लोगों को इस तरह से। तो ये डरा किसको रहे हैं? तेजस्वी को तो नहीं डरा सकते, हमें मालूम है। ये किसको डरा रहे हैं? जो लोग वोट चोरी को एक्सपोज कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि साहब आपका वोट है क्या, बना है कैसे, अच्छा जीरो आपका मकान नंबर है क्या, या आपके मकान में क्या 80 लोग रहते हैं। ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, जो पत्रकार हैं, जो असल में पत्रकारिता कर रहे हैं फील्ड में जाकर के, उनको डराने की कोशिश है कि अगर आपने कहीं ये शब्द का इस्तेमाल कर दिया जुमला जी, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुहिम शुरू की थी कि डरो मत, डराओ मत, जो एटमॉस्फियर मॉब लिंचिंग और इस सब के जरिए पैदा किया गया था, वो खत्म हो चुका है। अब कोई नहीं डर रहा है इनसे। ना राहुल गांधी डर रहे, ना राहुल गांधी की पार्टी डर रही है, ना राहुल गांधी की टीम डर रही, ना तेजस्वी यादव डर रहे, ना अखिलेश यादव डर रहे। कौन डर रहा है इनसे? जो सामान्य पत्रकार है वो भी खुल करके बोल रहा है। तो ये डराने की कोशिश भर है कि कोई बोले नहीं। तो सामान्य पत्रकार हैं वो भी नहीं बोले, बुद्धिजीवी वर्ग ना बोले, नहीं तो एफआईआर हो जाएगी। इन्होंने एफआईआर करा करा करके लोगों को उनका डर खत्म कर दिया है। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे ऊपर 36 मुकदमे, हमारे सीने पर लगे 36 तमगे हैं। अब आप क्या करिएगा? ये अंग्रेजों वाला, जैसे अंग्रेजों ने डराया था ना, भगत सिंह ने कहा कि फांसी, हम माफी नहीं मांगेंगे, दे दो फांसी। और उन्होंने कहा था कि एक भगत सिंह मर जाएगा, हजारों नहीं लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, क्योंकि भगत सिंह अब एक व्यक्ति नहीं है, विचार है। वोटर अधिकार यात्रा को गोदी मीडिया ने पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रखा है, कहीं दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल कहीं दिख ही नहीं रही है, एकदम बायकॉट किया है। आपको क्या लगता है कि उस वोटर अधिकार यात्रा का कितना असर है, और ये जो असर है वो चुनाव पर क्या असर डालेगा? देखिए प्रज्ञा जी, कल परसों 2 सर्वे आए हैं। एक तो वो है कि जो राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, इस नारे का क्या कितनी विश्वसनीयता है। 59% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग फर्जी, ये फर्जीवाड़ा कर रहा है, इसमें उसकी मिली भगत है। 59% लोगों ने माना है। और राहुल गांधी
बिहार में अत्यंत लोकप्रिय है। कल का सी वोटर का सर्वे है, उसमें इंडिया अलायंस भारी पड़ रहा है एनडीए पर। तो इस यात्रा ने पूरे तरीके से इंडिया अलायंस को मजबूत कर दिया है, नैरेटिव के स्तर पर भी, जमीन पर भी, और लड़ाई लड़ने के मामले में भी, एकजुटता के मामले में भी। अब आप ना दिखाइए कि राहुल गांधी के पीछे हुजूम आ रहा है। कल तो किसी नौजवान ने राहुल गांधी को प्यार से चूम लिया या कोशिश की। और मैं अपील करूंगा आपके तरफ से आप कि भाई इस तरह की हरकत ना करें। आपकी दीवानगी अच्छी बात है किसी नेता के प्रति, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी इतनी रहती है और सिक्योरिटी वाले फिर आपके साथ कोई हाथापाई कर सकते हैं, तो इससे बचे। लेकिन आप दीवानगी देखिए राहुल गांधी के प्रति, उस यात्रा के प्रति लोगों का विश्वास देखिए, और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि बिहार में जो 6 महीने पहले माना जा रहा था कि मामला 50-50 हो सकता है या बीजेपी कुछ खेल कर जाएगी तो जीत सकती, अब खेल ही पूरी तरीके से जब एक्सपोज हो गया तो अब खेल करने की गुंजाइश बची नहीं। 65 लाख लोगों का जो आपने वोट काटा है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फरमान जारी कर दिया है कि साहब आप करिए। अब इन्होंने कहा कि आप दावा तो कर सकते हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष की भी लड़ाई है। दावा क्यों? 65 लाख लोग अगर वो है और वो तो मिले, राहुल गांधी ने कहा ना कि भाई हम तो उन लोगों से मिल रहे हैं जिनको मृत घोषित कर दिया, उनके साथ चाय पी रहे हैं। तो अब एक्सपोज तो पूरे तरीके से हो गए हैं, तो वो वोटर्स के नाम भी जुड़ेंगे और जो फर्जी वोटर हैं वो भी एक्सपोज होंगे। इस बार थोड़ा दबाव रहेगा, डर रहेगा बेईमानी करने में। और फिर मुझे लगता है कि बिहार में कोई भी सही जो निर्णय लोग देना चाहते हैं, सही बहुमत जिसको देना चाहते हैं, वो उधर जाएगा। और जो सर्वे, किसी वोटर का सर्वे कह रहा है कि इंडिया अलायंस भारी है, भले ही गोदी मीडिया ना दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया। तो प्रियंका गांधी भी 2 दिन के दौरे के लिए आ रही हैं बिहार में, इस यात्रा से जुड़ेंगी, उसका क्या असर देख रहे हैं आप? और देखिए, महिला वोटर्स पर नीतीश कुमार का भी असर रहा है और नरेंद्र मोदी का भी असर रहा है। दोनों लोगों ने अच्छा काम किया था महिलाओं को आउटरीच करने में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अब आपने जो काम किया उसका आउटपुट अगर कुछ नहीं मिला और महिलाएं जहां के तहां बैठी हैं, आपने कुछ महिलाओं को थोड़ा लाभान्वित किया, उसके जरिए चुनाव प्रचार कराया, लोग हताश हो चुके हैं कि आप हमारा ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं। गया जी की रैली में जो महिलाएं आई थी आंगनबाड़ी की, उन्होंने कहा कि हमको ढोकर के लाया गया है। अब देखिए, बात करेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, महिलाओं का उनको ढोकर के लाना ये महिलाओं का सम्मान है? आप उनका अपमान कर रहे हैं, आप उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। अभी चूंकि सत्ता में है आप, तो कहने वाला कोई नहीं है। कल को मानवाधिकार आयोग के सामने भी आपको जवाब देना पड़ेगा, महिला आयोग के सामने भी जवाब देना पड़ेगा। तो महिलाओं की जो भूमिका होती है चुनाव, 50% करीब महिलाएं हैं। और ये देश बड़ा गौरवान्वित है कि संविधान में सबको बराबर का राइट है, सबको वोटिंग राइट मिला है। और महिलाओं ने की भूमिका बहुत तेजी से इधर बढ़ी थी। एक दौर था, हमने तो देखा है कि जब नाम होते थे वोटर लिस्ट में, बड़ी बहू, मझली बहू, छोटी बहू, नाम नहीं होते थे। अब तो पूरा नाम होगा ना, प्रज्ञा मिश्रा पूरा नाम होगा। तो अब वो चीज नहीं है। तो महिलाओं के भीतर जो चेतना आई है, जो वोट डालने के लिए निकल रही है, वो भी अपना एजेंडा जानती है, वो भी अपना हित जानती है। एजुकेशन, हमारे बच्चों की फीस का क्या होगा, बच्चों के स्कूल का क्या होगा, नौकरी का क्या। एक माँ पहले अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि मोदी जी की तस्वीर देख करके वोट कर दे। यात्रा से जुड़ने में जो ये यात्रा है, ये और भी ज्यादा कमाल करेगी, इस यात्रा को और भी ज्यादा बल मिलेगा। डेफिनेटली प्रियंका गांधी की जो अपील है वो मास अपील तो है ही, लेकिन महिलाओं के पर जबरदस्त उनकी पकड़ है। अच्छा। महिलाओं की भाषा, महिलाओं के साथ बैठने उठने का जो तरीका है उनका, वो बड़ा अपील करता है। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी की न सिर्फ ये यात्रा, बल्कि जो आउटरीच है, वोट आउटरीच है, उस पर भी असर पड़ने जा रहा है। और प्रियंका गांधी बिहार जब पहुंचेंगी, आप देखिएगा उनका वेलकम देखिएगा, उनका हुजूम देखिएगा। राहुल गांधी के पीछे जो लोग आ रहे हैं, ऑब्वियस है कि अभी तो एक अकेला राहुल गांधी और बहन भाई, जब बहन उस कारवां में जुड़ेगी, और ये भारतीय परंपरा है साहब कि भाई के साथ बहन या बहन के साथ जब भाई खड़ा होता है तो वो तुकनी ताकत 2 गुनी नहीं होती है, वो 10 गुनी ताकत होती है। या कहते हैं ना कि जब भाई पर कोई बुरा साया होता है तो बहन उसका बंधन काटती है। तो प्रियंका गांधी जा रही हैं और बिहार मुझे लगता है उनका बहुत इस्तकबाल करेगा, उनका स्वागत करेगा। और आप हुजूम को देखेंगे,
और ये असर सिर्फ इस यात्रा पर नहीं होगा, ये असर वोट में तब्दील भी होते हुए आप देखेंगे। अच्छा, एक और कमाल देखने को मिला। अभी कुछ दिन पहले हमने खबरें सुनी थी कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार बहुत नाराज हैं, उनको स्टेज पर चढ़ने नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ तो अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ पप्पू यादव तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव तीनों मिलकर एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ यात्रा में शामिल हैं और लोगों को जगा रहे हैं कि आपका वोट चोरी किया जा रहा है। और तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं, वो अलग। ये तो बिल्कुल दिल के अरमान आंसुओं में बह गए बीजेपी के। देखिए, ये राहुल गांधी की नेतृत्व कुशलता है। पप्पू यादव के साथ ऑब्वियस है कि कुछ जब राजनीति में है आप, तो आपकी महत्वाकांक्षाएं भी टकराती हैं, कई बार और तरह के आपके मतभेद होते हैं। लेकिन राजनीति में जब आप एक पार्टी, एक गठबंधन में है, तो मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब राहुल गांधी की ये कुशलता है कि उन्होंने पप्पू यादव को भी साथ में ला दिया है, उन्होंने कन्हैया कुमार को भी साथ में ला दिया है, और ये मालूम है उनको कि स्वाभाविक तौर पर किसको चीफ मिनिस्टर बनना है। इंडिया अलायंस का चीफ मिनिस्टर का प्रत्याशी कौन है। अब तेजस्वी यादव का विरोध करके ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी जी ने उनको मुझे लगता है कि बिठा करके समझाया है। और पप्पू यादव भी बहुत सुलझे हुए नेता है। हाँ, ये है कि कई बार वो जिद्दी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं, जमीन पे उतर करके, पानी में उतर करके काम करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा गुस्सा भी आता है, जिद्दी भी होता है। लेकिन ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि जो सबको एक साथ, विचार भिन्नता तो होती है, व्यक्ति है तो विचार उसके होंगे, मत भिन्नता होगी, लेकिन लीडर वो होता है जो सबको एक साथ एकजुट करके और अपने कारवां को आगे लेकर के चले। यही राहुल गांधी जी की यही नेतृत्व कुशलता है कि वो एक साथ एक मंच पर इन सबको लाए हैं। और अब तो पप्पू यादव खुल करके तारीफ कर रहे हैं जी। तो जो आपने कहा कि बीजेपी तो टोटका कर रही थी कि बिल्ली के भाग से चींका टूट जाए, हाँ। पप्पू यादव ही ले डूबे, लेकिन अब तो मामला हो गया उल्टा। अब तो पप्पू यादव कह रहे हैं कि भाई हम लेके चलेंगे कारवां आगे तेजस्वी यादव का। तो अब तो यहाँ उल्टा पड़ गया दाव। तो अब भाजपा वाले अब कोई दूसरा टोटका करेंगे। अभी उनके पास है ढेर सारे टोटका ही चुनाव आयोग वाला असली टोटका होता था, वो पकड़ में आ गया। अब कोई टोटका काम करने वाला नहीं है प्रज्ञा जी। टोटका के साथ लग रहा है कि अब दिमाग भी काम करना कम कर दिया है या बंद हो गया है। अभी आपको अगर कोई स्टूडेंट पूछे कि पहली बार कौन गया स्पेस में, तो फिर छात्रों को बता दीजिएगा कि नील आर्मस्ट्रांग का नाम छोड़ दीजिए, हनुमान जी हैं। नहीं, ये वो सज्जन है प्रज्ञा जी, और बड़ा दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं। एक तो इनका डायलॉग हम सब ने सुना है, देश के गद्दारों को वो हम बोल भी नहीं सकते, बिल्कुल गोली मारो, ये सब उन्होंने किया था। ये किसको समझा रहे हैं? नवोदय विद्यालय के बच्चों को। वो नवोदय विद्यालय है जहां से आज बहुत मेरिटोरियस बच्चे निकल करके आते हैं। सही बात। अगर आपके पास 1 मिनट हो तो मैं आपको जरा नवोदय विद्यालय का बता दूं। और मुझे लगता है कि इस देश में मालूम होना चाहिए, राजीव गांधी जब देहरादून अपने बच्चों को लेकर के गए, माने आज जो राहुल जी हैं और प्रियंका जी, ये देहरादून दोनों लोगों का एडमिशन कराया। दून स्कूल में राहुल का और बेलहेम गर्ल्स स्कूल में प्रियंका गांधी का। पैदल गए वहां, तो लोगों ने कहा भी अरे साहब आप प्रधानमंत्री के बेटे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी अभिभावक हूं, 2 बच्चों का पिता हूं। गए, लौट कर के आए। इत्तेफाक से राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने 85 में, 86 में उनके एमएचआरडी बने पीवी नरसिंह राव शिक्षा मंत्री। एमएचआरडी राजीव गांधी ने ही किया था, वो पहले शिक्षा मंत्रालय था। तो राव साहब को उन्होंने कहा कि देखिए भाई, मैं तो प्रधानमंत्री का बेटा था, अब प्रधानमंत्री हूं, दून स्कूल में मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं, क्या इस देश के बच्चे भी ऐसे स्कूल में पढ़ सकते हैं? और जब उन्होंने ये कहा तो प्रधानमंत्री का निर्देश था, राव साहब गए, उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी की ये ख्वाहिश है कि हमें कुछ ऐसा करना है। अधिकारी लग गए। यूनेस्को ने एक रिपोर्ट की थी भारत के बारे में, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, नवोदय के विद्यालयों जो विद्यार्थी रहे उनको गर्व है। तो एक रिपोर्ट यूनेस्को की आई थी और उसमें ये फाइंडिंग थी कि भारत का प्रति 1000 में से 1 बच्चा बहुत मेरिटोरियस होता है, वो चाहे गांव में हो, चाहे कस्बे में हो, कहीं पे भी हो। इस रिपोर्ट को पीवी नरसिंह राव ने दिया राजीव गांधी को,
तो उन्होंने कहा कि कम से कम इस बच्चे को तो ये पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। तब नवोदय विद्यालय की नींव रखी गई, जहां पे खाने से लेकर के सारा फीस सब कुछ फ्री सब बच्चों को दिया जाता है। ये तो बंद करना चाहते थे। तो दरअसल नवोदय विद्यालय में जो पढ़ाई हो रही है और भारतीयता कैसे बन रही है, नॉर्थ इंडिया का बच्चा भी साउथ में जाता है, वहां की एक लैंग्वेज पढ़ता है। ये विजन था राजीव गांधी का, ये उसको खत्म करना चाहते हैं। तो क्या कहा, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन, बच्चों ने जवाब दिया। सबसे बड़े गर्व की बात है, बताया उन्होंने। लेकिन ये क्या बता रहे थे कि नहीं साहब, पहला अंतरिक्ष यात्री कोई और था। ये वो अनुराग ठाकुर है जिनका बेटा इस देश के बाहर यूरोप के बड़े अच्छे नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है। वो काहे नहीं सिखाते हैं, अपने बेटे को बजरंग दल में भर्ती करें और यहां पर लगाएं उसको हिंदू धर्म की सेवा करने के लिए। ये अनुराग ठाकुर इस देश के जो कमजोर वंचित तबके के बच्चे हैं, किसानों मजदूरों के बच्चे हैं, कस्बाई बच्चों का, ग्रामीण जीव बच्चों का 60% का रिजर्वेशन है नवोदय विद्यालय में। ये जो और अब तक लाखों बच्चे निकले हैं बड़े मेरिटोरियस। तो ये अनुराग ठाकुर जैसे लोग इस देश में गरीबों, दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों के बच्चों को नहीं चाहते कि उनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट कोई डेवलप हो। वो अपने बच्चे को तो भेजेंगे यूरोप की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए और यहाँ के बच्चों को चाहेंगे कि वो अंधविश्वासी बने, वो ये सब पढ़े। अच्छा, तो चलिए, ये तो मैंने आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया, लेकिन अभी चलते चलते आखिर में मुझे यही जानना है कि एनडीए वर्सेस इंडिया, आपको क्या लग रहा है कि कॉन्फिडेंस किसका हिला हुआ है और कॉन्फिडेंस किसका बढ़ गया है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से? प्रज्ञा जी, कॉन्फिडेंस तो ये मानसून सत्र खत्म होने के बाद ओम बिरला साहब की चाय में देख रहा था कितना हिला हुआ है। मोदी साहब की स्थिति क्या है, वो जो गुब्बारा फुलाया गया था गोदी मीडिया के द्वारा, उसकी हवा निकल चुकी है पूरे तरीके से। और राहुल गांधी को देखिए बुलेट पर आते हुए धूम मचाले धूम बज रहा था जी। तो ये कॉन्फिडेंस इंडिया अलायंस का है, राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का है। ये नौजवान दहाड़ रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि मोदी जी बूढ़े शेर हैं। अब मोदी जी का समय अब समाप्त हो रहा है राजनीति में, 75 साल के हो रहे हैं। उन्हें तो सितंबर में रिटायर्ड हो जाना चाहिए, जो आरएसएस चाहता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, राजनीति है और राजनीति में जब जिसके साथ जनता होती है उसका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस बेहद मजबूत है और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हताशा और निराशा दिखाई देती है और बेहद मुश्किल में पड़े हुए वो दिखाई दे रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि मोदी जी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दिया है। पहले से ही उम्मीद। आप तो प्रोफेसर हैं, आपको क्या लगता है भाई, लोगों को पता होना चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में? देखिए, अब मेरी तो असली है, मेरी तो जांच कराई जा सकती है लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री की जांच नहीं कराई जाए। मैं तो अभी भी सार्वजनिक कर सकता हूँ, तो प्रधानमंत्री को कर देना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? यूनिवर्सिटी करे ना करे, लेकिन मोदी जी को कर देना चाहिए कि ये मैं पब्लिक लाइफ में हूं, मुझे क्या शर्म है भाई? अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं, नहीं दिखा रहे डिग्री विग्री, क्या हो कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है, देश का प्रधानमंत्री, देखिए हमारी हो सकता है कि वैचारिक असहमति हो, हम उनकी नीतियों से असहमत हो जाए, काम से असहमत हो जाए तो आलोचना करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उस जिस सीट पर है उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो प्रधानमंत्री पर उठने वाला कोई सवाल है तो जरूर उसका समाधान होना चाहिए और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को दिखा देना चाहिए, खुद दिखाना लेकिन चाहिए। वो क्यों नहीं दिखा रहे? इसका मतलब अपनी डिग्री लोगों के दाल में कुछ काला है, इसलिए नहीं दिखा रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास सर, समय दिया आपने। आज हमने आपका जरा समय ले लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद।